नमस्कार। एनालिटिकल माइंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत जो है देश और दुनिया के लेवल पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, कैसे भारत का कद जो है वो डेवलप होते जा रहा है। और अगर देखा जाए ग्लोबल लेवल पे तो भारत अपने आप को कहाँ रखता है, ठीक है। इन तमाम चीजों का हम लोग जिक्र करेंगे और चीजों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का कद आखिर कहाँ तक बढ़ा है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें तो भारत जो है एयरफोर्स के लेवल पे बहुत हद तक काम कर रहा है और बहुत आगे जा चुका है। हाल फिलहाल में हम लोग को सुनने के लिए मिला था कि चाइना जो है, चाइना सिक्स्थ जनरेशन का, छठी पीढ़ी का विमान जो है वो टेस्ट किया है। हालांकि चाइना ने इसका कोई क्लैरिफिकेशन या पुष्टि नहीं किया है कि हमने सिक्स जनरेशन का ऐसा फाइटर जेट बना लिया है जो कि रडार के पकड़ में नहीं आएगा। तमाम तरह के मीडिया और विश्व जगत के तमाम चैनलों पर ये बातें अफवाह या सार्वजनिक तौर पर फैली हुई थी। तो इस तरह की बातें बन रही थी, लेकिन हमको पहले ये भी जानना पड़ेगा कि क्या भारत और भारत सरकार इन तरह की चीजों को लेके बहुत सक्रिय है। क्या भारत सरकार इन तमाम चीजों पर काम कर रही है या नहीं कर रही है। हमारा रक्षा क्षेत्र जो है, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय जो है, कितना सजग है इन तमाम चीजों को लेकर। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि भारत जो है खुद की पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है, जिसकी संभावना है कि वो साल 2025-26 तक लॉन्च कर लेगा अपने इस मिशन को और धीरे धीरे दुनिया में एयरफोर्स के पैटर्न में अपने आप को और स्ट्रांग कर लेगा। और जो वार जोन है, जो हमारा वार का तरीका है, जो युद्ध का वायु युद्ध का जो एयरफोर्स का सिस्टम है, वो काफी हद तक मजबूती उसको प्रदान करेगा। तो ये हो गया अभी तक का विषय। लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा कि जो भारत सरकार है, तो भारत सरकार ऐसा नहीं है कि जैसे दुनिया में बाकी देश अपने अपने लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं और R&D पे भारत सरकार काम नहीं कर रही है। ये बिल्कुल नागवार गुजरने वाली बातें हैं, बिकॉज कुछ आंतरिक सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत चीजें बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन काम होता रहता है, ठीक है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर हमारा जो पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है वो क्या है, किस तरह से है, क्या काम करता है। इस वीडियो में इस चीजों को समझेंगे। आने वाले वीडियो में ये भी समझेंगे कि भारत को बाकी देशों ने क्या क्या ऑफर किया है, भारत किस किस प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के साथ दुनिया के तमाम विकसित तकनीकी सुविधा वाले देशों के साथ कैसे काम कर रहा है। इन तमाम चीजों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर में ये पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट जो बन रहा है वो क्या है। भारत खुद की पांचवी पीढ़ी की फाइटर जेट बना रहा है, ठीक है, जो कि एक लड़ाकू विमान है जिसका नाम है AMCA प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जो कि 2-3 साल में पूरा हो जाएगा। जैसे कि 25-26 का एक आंकड़ा लिया गया है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। रूस भी भारत को यह फाइटर जेट बेचने का ऑफर दे चुका है, मतलब इस तरह का फाइटर जेट बेचने का ऑफर दे चुका है। आप जानते होंगे कि रूस जो है भारत का डिफेंस पार्टनर है। रसिया जो है वो क्या है, भारत का क्या है, डिफेंस पार्टनर है। क्या है, डिफेंस पार्टनर है। मतलब भारत के हर रक्षा क्षेत्र में जो है रूस जो है वो क्या करता है, मदद करता है, कि भारत को अकेला नहीं छोड़ता है। जहां भी भारत को जरूरत पड़ती है हथियार की, हथियार से जुड़े उपकरण की, भारत को हमेशा वो सहायता देता आया है, ठीक है। तो रूसी हथियार कंपनी ने बेंगलुरु एयर शो में कहा कि विमान की सप्लाई जो है उसके अलावा हम भारत में इसका ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करेंगे। मतलब भारत के साथ मिलके इसको, इसके प्रोडक्शन में, इसके डेवलपमेंट में, इसके मैन्युफैक्चरिंग में हम भारत का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। रूसी हथियार कंपनी का बेंगलुरु एयर शो में ये स्टेटमेंट था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इसके साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस साल अमेरिका भारत को कई अरब डॉलर के सैन्य उपकरण बेचेगा। मतलब देखिए, कुल मिला के बात यह है कि भारत अपने लिए सेल्फ डेवलपमेंट जो भी करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो भी फोकस करे, जिसमें हमारा DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तमाम तरह की संस्थाएं शामिल हैं। लेकिन अमेरिकी प्रशासन का यह भी मानना है, अमेरिकी सरकार का यह भी मानना है कि हम भारत को ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचे
निजी फायदा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि AF-35 स्टील्स फाइटर देने की बात हुई है। AF-35 फाइटर स्टील्स जो है ये दुनिया का टॉप लेवल का, आपको बता दें, ये दुनिया का टॉप लेवल का फाइटर जेट है, टॉप फाइटर जेट है, ठीक है, फाइटर जेट है ये, ठीक है। मतलब दुनिया में इसकी एक बहुत अच्छी खूबी है, बहुत अच्छी पहुंच है इस फाइटर जेट की। टक्कर इसको देने के लिए बहुत सारे देश के कुछ ही चुनिंदे लड़ाकू जहाज शामिल हैं। तमाम तरह के देश अभी भी पीछे हैं इस तरह के फाइटर जेट को मात देने में। ट्रंप ने भले ही भारत को F-35 देने की पेशकश कर दी हो, लेकिन इस डील को पटरी पर लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ जो भी डील होता है उसमें ये भी देखा जाएगा कि आखिर हम एक्सपेंस जो करेंगे, जो हम इंपोर्ट करने में फोकस करेंगे, चीजों को आयात करने में, वो किस तरह, किस दृष्टिकोण से कितना सार्थक होगा। इन तमाम चीजों पर भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय का नजर होगा कि हम कैसे इस चीज को अगली दिशा में ले जाएं। लेकिन इस डील को पटरी पर लाना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि अमेरिका को अपनी संसद कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी, फिर भारत लागत पर विचार करेगा। देखिए, बात यह है कि हम अमेरिकी संसद को पहले इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम किसी दूसरे देश को बेच रहे हैं, तो क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या तरीका अपनाया जाए जिससे ये काम हो सके। तो ये तमाम चीजें वहां देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तब जाके भारत जो है इसके लागत पर, इसके खर्चे पर एक विचार अपना पेश करेगा कि हमको कैसे क्या करना है और किस तरफ आगे जाना है। फिर आगे चलते हैं। अब समझिए कि AMCA प्रोजेक्ट है क्या, इन बात को पहले समझना पड़ेगा। हमारे सामने तमाम तरह का चीज आया, पहले इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अप्रैल 2024 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी। गौर करने वाली बात है। और इस फाइटर जेट का नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA है। क्या नाम है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, दैट इज AMCA, दैट इज AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया जाना है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित और विमान को डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी मतलब प्रस्तावित एजेंसी है जिसके पास ये अधिकार होगा कि कैसे इसका निर्माण होगा, कैसे इसका डिजाइन होगा। ADA रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, मतलब उसका इंटीग्रल विंग को कह सकते हैं। यह भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत स्टील्स विशेषताएं होंगी। देखिए, स्टील्स अपने आप में आप बार बार सोच रहे, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी डिवाइस में जो कि रडार को चकमा देने में सक्षम होता है, और इसकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, और इसका जो रेंज होता है, बिट रेंज होता है, वो भी ज्यादा होता है। हालांकि इस पर बाद में भी बात करेंगे, फिलहाल हम समझते हैं कि AMCA प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। यह वैश्विक स्तर पर उपयोग में आने वाले 5वीं पीढ़ी के अन्य स्टील्स लड़ाकू विमानों के जैसा या उससे भी बेहतर होगा। जो भी हम ग्लोबल लेवल पे चीजों को अगर देखें तो जितना भी लड़ाकू जहाज है उससे बेहतर होने की इसकी पुष्टि की गई है, संभावना जताया गया है कि ऐसा होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये जो है AMCA है, ठीक है। इसका ये प्रोटोटाइप है जो कि हमारा DRDO के एक्सपो में इसको दिखाया गया था, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आप लोग देख। इसमें एक बात और है कि ब्रह्मोस वगैरह भी फिट किए जाएंगे, हालांकि ऐसी चर्चा है, बाकी तो ये आधिकारिक तौर पर कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा AMCA, ठीक है। तो ये हमारा क्या है AMCA, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे और देखते हैं कि AMCA की विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्टील्स है, स्टील्स होता क्या है? यह भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। मतलब जो नॉर्मल लड़ाकू विमान का साइज है, जो उसका आकार है, उससे ये थोड़ा ज्यादा होगा।
इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत स्टील्थ विशेषताएं होंगी। यह वैश्विक स्तर पर उपयोग में आने वाले 5वीं पीढ़ी के अन्य स्टील्थ लड़ाकू विमानों के जैसा या उससे बेहतर होगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये एडवांस होगा। ये क्या होगा? एडवांस होगा। ये क्या होगा? एडवांस होगा। मतलब उन्नत लेवल का इसमें जो है तकनीक का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मकसद यही है कि हम अब तक जो इस बात में पीछे थे कि हम अपना जो है वायु क्षेत्र मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, एयरफोर्स हमारा उतना मजबूत नहीं है, हमारा स्क्वाड्रन जो है वीक पड़ रहा है, हमारे पास उन्नत किस्म के जहाज नहीं है, लड़ाकू जहाज नहीं है, इन तमाम चीजों की भरपाई कर देंगी ये प्रोजेक्ट। अब ईंधन की बात करते हैं और हथियार की बात करते हैं तो विमान में 6.5 टन क्षमता का आंतरिक ईंधन टैंक होगा। एएमसीए में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें से 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी। इसमें S8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा में हवा मार करने वाली नाग सीसीएम मिसाइल, जिसको हम NG सीसीएम मिसाइल भी बोलते हैं, मिसाइल ब्रह्मोस NG, ठीक है, हवा से जमीन में मार करने वाली रुद्रम मिसाइल, तमाम तरह की मिसाइल जो है इसमें लैस की जाएगी। जिसमें आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो ऐसी मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल है। मतलब एक बार जो टारगेट फिक्स कर लिया, कैसे भी करके वो उसको हिट कर देंगे। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है। ठीक है, अब देखिए कि इसका इंजन कैसा होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो यह 25 टन का जुड़वा इंजन विमान होगा। AMCA MK1 वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन वर्ग का यूएस मतलब अमेरिका इंजन दे रहा है। अमेरिका की कंपनी से हम इंजन ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हर चीज हम अपने आप का नहीं कर सकते। हथियार हो सकता है हम अपना लगा ले, डिजाइन अपना कर ले, पार्ट अपना हो, लेकिन इंजन जो है अभी भी भारत के यहाँ पर डेवलप नहीं है। जैसे लॉकहेड मार्टिन जैसा कुछ कुछ कंपनी है जो अभी भी वायुयान के तमाम उपकरण को बनाती है, इंजन को बनाती है। तो भारत में अभी इंजन को लेके कोई ऐसा अपना सेल्फ ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं है, तो हमको कुछ पार्ट्स जो है बाहर से ही मंगाना पड़ता है। तो जो कि अमेरिकी निर्मित है, GE414 इंजन लगेगा। अधिक उन्नत AMC MK2 वेरिएंट में अधिक शक्तिशाली इंजन लगेगा। जैसे पहला तो ये तरीका है कि 90 किलो न्यूटन के वर्ग का इस तरह का इंजन लगाया जाएगा। दूसरा जो होगा उससे एडवांस वाला जो MK2 होगा, AMC MK2 वेरिएंट, इसमें क्या करना है, 110 किलो न्यूटन का इंजन लगेगा। 110 किलो न्यूटन इंजन को DRDO के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE के द्वारा विदेशों के प्रमुख रक्षा कंपनियों के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। मतलब कुल मिला के फोकस ये है कि 70 से 80% हम अपने देश के लेवल पर ही सारा काम करें। इसके लिए भारत फ्रांस के सफरान ऐसे में वार्ता कर रहा है। ये देखिए पिछले 24-25 के रेफरेंस को देखते हुए इन तमाम तरीकों का जिक्र है। देखिए इस बात का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माहौल ये बना हुआ है कि भारत के पास जो है फाइटर जेट देखा जाए तो है, लेकिन हम अभी प्रोडक्शन के फेज में हैं। हमारे पास इन हैंड रेडी टू वॉर के लिए कुछ कमियां हैं। उस कमियों को भरपाई के लिए ये तमाम चीजें चल रही हैं, जो कि जानकारी की चीजें हैं। इंजनों में हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए डायवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट को लगाया जाएगा। ठीक है, इंजनों को रडार उत्सर्जन से बचाने के लिए, ठीक है, एक सर्पेंटाइन एयर इनटेक डक्ट को लगाया जाएगा जो कि उन चीजों से उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, AMCA का महत्व क्या है? AMCA का निर्माण चर्चा सर्वप्रथम 2007 में हुई थी। प्रारंभ में इसके 5वें पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGFA कार्यक्रम के तहत रूस के संयुक्त रूप से विकसित करने की योजना थी। रूस के साथ इसका ज्वाइंट हमको प्रोडक्शन करना था। वर्ष 2018 में भारत FGFA परियोजना से हट गया। उसके बाद AMCA को चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से अलग करने वाली विशेषताएं हैं। ठीक है,
विमान में कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर होगा जिससे दुश्मन के रडार को इसका पता लगाना। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लोग पढ़े होइएगा बचपन में भी, कभी क्लास 11 10 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी पढ़े होइएगा, तो उसमें एक चीज आपको देखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो रेडिएशन का जिक्र हो रहा, ठीक है। तो जब कोई चीज इमिट करेगा, ट्रेवल करेगा, तो वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर कम होगा, लो करेंगे। जब लो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रडार के पकड़ में कम आएगा। इतना शक्तिशाली सेंसर और नए हथियार लगेंगे जिससे दुश्मन के विमान की पहचान करने में उन्हें कई बार निकालने में सक्षम होगा। देखिए सेंसर क्या होता है, बहुत लोग के दिमाग में होता है कि सेंसर है क्या। सेंसर वैसा डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, उसके गतिविधि को सेंस कर लेता है, ठीक है। जैसे आपका जीभ जो है कि नाक किसी चीज को सूंघ लेता है या स्वाद को बता देता है या उसकी महक को बता देता है, वही चीज यहाँ सेंसर करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु के गतिविधि को, हरकत को, ये क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है, मतलब डिटेक्ट कर लेता है। तो इसलिए इसको सेंसर बोला जाता है, डिटेक्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे कहा जाता है। चौथी पीढ़ी के विमान को सामान्यतः इन विशेषताओं के साथ डिजाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जो आगे का होगा उस पे होगा, जो पांचवी पीढ़ी है उन पे ये तमाम तरह की विशेषताएं देखने को मिलेगी। आंतरिक हथियार कक्ष और एक बड़े आंतरिक ईंधन टैंक जैसे कि गुप्त विशेषताएं एएमसीए जैसी पांचवी पीढ़ी के विमान का हिस्सा है। बाहरी ईंधन टैंक और बाहरी रूप से जुड़े हथियार का किसी भी रडार द्वारा पता लगाना आसान होता है, ठीक है। एएमसीए की सतह पर जिस विशेष सामग्री का उपयोग किया जाएगा वह रडार के संकेत को परावर्तित करने के बजाय उसे मोड़ देगी। कहने का मतलब है कि उसको चेंज करने के बजाय, परावर्तित करने के बजाय वो क्या करेगा, उसको वापस में उसी तरफ कर देगा जिधर से वो सिग्नल आ रहा है, जिधर से वो वेव ट्रेवल करके आएगा उसको उसी तरफ वापस भेज देगा, या अपने तरफ तो नहीं आने देगा, ठीक है, मोड़ देगा उसको। कई संरचनात्मक घटकों पर नजर रखने और वास्तविक समय में विमान का पता लगाने के लिए एक व्यापक एकीकृत वाहन स्वास्थ्य प्रबंधन IVHM प्रणाली को लगाया जाएगा, उसको लगाया जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले मुद्दे पर। एएमसीए के विकास के की समय सीमा क्या है। सीसीए के मंजूरी मिलने के बाद 4 से 5 साल में पहले विमान की उड़ान की संभावना है, जो कि देखी गई है कि ये ट्रायल थोड़ा बहुत लिया गया है, अभी अंडर प्रोडक्शन है। पूर्णतः विकसित करने में लगभग 10 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, पूर्णतः का मतलब है कि जैसे हमको जितना जरूरी है स्क्वाड्रन के लिए चाहिए 40-50, वो पूरा आने में समय लगेगा। हो सकता है कि 1-2 विमान हमको फिलहाल 1-2 साल में मिल जाए, जो कि हम देख पाए कि ये कितनी क्षमता वाले हैं। क्योंकि देखिए विमान है, कोई खाने का चीज नहीं है, तो समय तो इसमें लगना ही है, क्योंकि कल पुर्जा होता है और बारीकी से काम करना होता है, क्योंकि अगर गलत बनाए तो हमारे लिए नुकसान का सौदा हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्माण का शुरू करने से पहले इसके 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। मतलब 5 तरह का प्रोटोटाइप बना, प्रोटोटाइप मतलब होता है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है आकार पहले बनाया जाएगा, इसका ढांचा बनाया जाएगा, अलग अलग डिजाइन बनाया जाएगा, जिस डिजाइन पर मंजूरी आ जाएगी उसी डिजाइन पर काम होता रहेगा। विमान के निर्माण में निजी क्षेत्रों को भी शामिल होने की उम्मीद है। जैसे मान लीजिए टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, LNT हो गई, तमाम तरह की कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा अलग अलग पार्ट्स के रूप में, पार्टनर के रूप में, ताकि हमको अलग अलग उपकरण उसमें लिए जा सका। पांचवी पीढ़ी के अन्य विमान कौन कौन से हैं। अभी तक के केवल कुछ ही देशों ने पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान बनाए हैं, जिसमें से अमेरिका का F-22 रैप्टर है और F-35 लाइटनिंग 2 विमान है। चीन का J-20 माइटी ड्रैगन है, रूस का सुखोई 57 है। ये अभी तक का फिफ्थ जनरेशन का विमान है, ठीक है। अभी तक का क्या है, ये 5th जनरेशन का विमान है। किसका, बाकी दुनिया का। हम अभी काम कर रहे हैं AMCL स्टील्थ फाइटर जेट का, ठीक है। फाइटर जेट पर हम अभी काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है, इंडिया काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी तक का हमारा अपडेट है। भारतीय वायुसेना विमानों में घटती संख्या, भारतीय वायुसेना में विमानों की घटती संख्या जो है वो भी एक चिंता का सबब है।
भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन है, जबकि 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन होने चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे साथ क्या है कि एक तरफ पाकिस्तान है, ठीक है, और दूसरे हिस्से में देखा जाए तो चाइना है। अगर हम अभी तक तो ये दो चीज को लेकर चल रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ एक लफड़ा और हो चुका है कि बांग्लादेश, नेपाल। देखिए हम ये नहीं कर रहे सभी हमारे पड़ोसी हैं, नेपाल तो हमारे भाई की तरह है, तो हम इसको हमेशा भाई की तरह ट्रीट किए हैं कल्चर की वजह से। लेकिन पहले तक तो ये दो देश ही थे, पाकिस्तान और चाइना। लेकिन अब बांग्लादेश भी एक तरह से इंक्लूड हो गया है, क्योंकि ये विदेशी ताकतों के प्रभाव में आ चुका है, कुछ कट्टरपंथी संगठनों के प्रभाव में, जिस वजह से अभी 3 फ्रंट होने की संभावना जताई जाती है, जो कि पहले सिर्फ 2 फ्रंट था, अब 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में हमको 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन होने चाहिए, तभी जाके हम प्रॉपर कॉम्बैट दे पाएंगे। आने वाले समय में यह संख्या कम होने की उम्मीद है। मिग 21 जो आप अभिनंदन के समय देखे होइएगा क्रैश हो गया था, ये सबसे ओल्ड जनरेशन और एक तरह से समझिए तो डिसकंटिन्यूड विमान भी इसको कह सकते हैं, मतलब बहुत काम कर चुका है, बहुत सर्विस दे चुका है, अब उस स्थिति में नहीं है कि ये उन्नत किस्म का सर्विस दे सके। और मिग 29 जगुआर मिराज 2000 के स्क्वाड्रन को अगले दशक मध्य तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। मतलब अब ये डिसकंटिन्यू होने के फेज पर है। क्या होने के फेज पर है? डिसकंटिन्यू होने के फेज पर है कि कैसे ये चलन से बाहर हो जाए। कैसे बाहर हो जाए? चलन से बाहर हो जाए। चलन से इसको क्या करना है? बाहर करना है। क्योंकि देखिए इसको रख रखाव में इसके खर्च है, हमारे जो लड़ाकू विमान के चालक होंगे, जो पायलट होंगे, उनके जान में भी खतरा है, और हो सकता है कि जहां हम कॉम्बैट करने जाए वहां पर भी खतरा की संभावना बढ़ती रहे। तो ऐसा इसलिए धीरे धीरे इसको, जैसे होता है ना कि घर में कोई पुराना उपकरण, गाड़ी या कोई भी चीज जब लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया था, हम उसको रिटायर कर देते हैं, तो धीरे धीरे हटा के नए चीजों को शामिल करना पड़ता है। तो वही बात यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय वायुसेना के अनुसार प्रारंभ में उससे एएमसीए के 7 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। मतलब अभी कम से कम एएमसीए के 7 स्क्वाड्रन की जरूरत है भारतीय वायुसेना को। अगर 7 स्क्वाड्रन मिल गया तो ये सारी भरपाई अचानक से हो जाएगी। अब आते हैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लेवल पे, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति क्या कहती है। वर्ष 2019 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में शामिल रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री और विदेश मंत्री। मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉरपोरेट मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, जो कि हमारे एच जयशंकर साहब हैं, ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये तमाम मंत्रालय इसमें शामिल होता है, इसके तमाम तरह की बातों में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन किसके बारे में? एएमसीए के बारे में, एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया मॉडर्न, एडवांस मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इन तमाम चीजों के बारे में आप जुड़े रहिए, हम बहुत कुछ इस पर डिस्कस करेंगे। ये तो आज के वीडियो में हम डिस्कस किया है कि आखिर ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है क्या, इसमें क्या विशेष खास है। क्योंकि देखिए आजकल चर्चा का विषय बना है कि चाइना या दुनिया के तमाम देश जो है बहुत आगे चले गए हैं, भारत पे खतरा तो है, मानते हैं कि अभी जो हमारी, देखिए हम क्या करेंगे वो एक संभावना है। वो क्या है? एक संभावना है, ठीक है, एक संभावना है, ठीक है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति से जो हमारा अभी सिचुएशन है, स्टेटस है, उससे तो मुकर नहीं सकते ना, तो इसको लेके एक चिंता जाहिर की जाती है। अगले पॉइंट पे आइए, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के कार्य क्या हुए हैं, ठीक है। रक्षा संबंधी मुद्दों से निपटना, कानून और व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटना, भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा, देश की सुरक्षा से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता का मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वांछित परिवर्तन लाना। ये तमाम चीजें जो है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के कार्य हैं, जो उनके जिम्मेदारी क्षेत्र में आते हैं। परमाणु ऊर्जा के से जुड़े मामलों पर चर्चा करना, मतलब न्यूक्लियर
प्रोडक्शन या न्यूक्लियर प्रोग्राम कह दीजिए, उससे जुड़े चीजों पर क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, अब समझते हैं डीआरडीओ क्या है। देखिए, एक एक चीज को आप जीएस के पॉइंट से भी देखिए, प्लस इंफॉर्मेशन के पॉइंट से भी देखिए। जनरल स्टडी भी आपका कवर हो जाएगा और इंफॉर्मेशन भी कवर हो जाएगा, दोनों का दोनों चीज हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। डीआरडीओ क्या है? भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान टीडीईएस और रक्षा विज्ञान संगठन डीएसओ के तकनीक विकास एवं उत्पादन निदेशालय डीटीडीपी के समन्वय कर डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करता है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन। कंप्यूटिंग मतलब जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह हो गया, उनसे जुड़े चीजें। सिमुलेशन यानी कि डिटेक्शन के जुड़े चीजों का क्या करता है, ये डेवलपमेंट करता है। इसके लिए हमारे सुरक्षा जवानों के लिए या हमारे देश की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, जिसका चर्चा अभी हम कर रहे थे, जो कि लड़ाकू विमान या लड़ाकू जो किसी भी तरह जहाज हेलीकॉप्टर को बनाने के कार्य करता है। एरोनॉटिक्स शब्द जो है वो वायु से जुड़ा होता है, वायुयान से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? वायुयान से जुड़ा होता है। ठीक है, वायुयान से जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है? एरोनॉटिक्स। इसकी स्थापना वर्ष 1940 के 23 दिसंबर को वालचंद हीराचंद द्वारा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में बेंगलुरु में की गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल एक सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एरोस्पेस रक्षा और रक्षा फर्म है। ठीक है, एरोस्पेस और रक्षा फर्म है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसके अंदर आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल विमान डिजाइन, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन और उनके विभिन्न भागों का निर्माण और उत्पादन करता है। अपेक्षित विभिन्न प्रकार के वैमानिकीय पद्धतियों के डिजाइन एवं विकास में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उससे महत्वपूर्ण है। ये हो गई मुख्य जानकारी। अब एक चीज और जान लीजिए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए क्या था, जिससे ये निकल के आया। ठीक है, एडीए की स्थापना वर्ष 1984 में की गई। यह डीआरडीओ का एक विभाग है। क्या है? इंटीग्रल विंग है। एक इंटीग्रल क्या है? विंग है। इंटीग्रल विंग है मतलब शाखा है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह हल्के लड़ाकू विमान एलसीए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, क्या बोलते हैं? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ये नए या एक तरह के हल्के लड़ाकू विमान के डिजाइन और विकास के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, उसके लिए इसको जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यही था कि कैसे जो है एएमसीए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किए। इससे जुड़े तमाम एजेंसी जैसे कि आपका डीआरडीओ हो गया, ठीक है, और एचएएल हो गया, एडीए हो गया, ये तमाम चीजों पर चर्चा की है। कब बना, क्या हुआ, कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसमें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, तमाम चीजों पर हम चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपका जो जानकारी है एज ए न्यूज, इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर, जनरल स्टडी, तमाम चीजों के लिए आपको ये सहयोग करे और आपकी जानकारी दुरुस्त करे। कोई भी तरह का आपको इसमें कोई विचार साझा करना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और आगे भविष्य में इससे भी अच्छे तरीके से जो तमाम जुड़े मुद्दे हैं देश और दुनिया के तमाम तरह के क्षेत्रों से, उन पर हम चर्चा करेंगे और आपके लिए नए नए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे जो आपकी जानकारी को दुरुस्त करेगा। आप अगर किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए एनालिटिकल माइंड चैनल में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।